हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, समझने की कोशिश करेगी इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेगी इसका इंट्रोडक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो इस बुक का, इज़ टू फेमराइज यू विद द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपको बेसिक फीचर्स बताने इसके इंडियन इकोनॉमी के एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे in the aftermath of the independence. However, it is equally important to know something about the country's economy past, even as you learn about its present state and the future prospectus. अब मेनली इसमें ये समझाया गया इंडिपेंडेंस के बाद की इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस की इकोनॉमी जो मतलब जो हमारी आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की इकोनॉमी के बारे में सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई जाएगी कि कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल थी। ठीक है, मेनली जो पास्ट है हमारा, जो इंडिपेंडेंस से पहले जो कॉलोनियल रूल में रहा है हमारा पास्ट, उस पर भी हम किस पर डिपेंडेंट थे, प्रेजेंट में हम किस पर डिपेंड है और फ्यूचर में किस तरीके से हम डिपेंड रहेगी। उस तरीके से प्रोस्पेक्टस होगा हमारा फ्यूचर पर भी। मतलब हम एक तरीके से जो पास्ट से सीख कर चलते हैं उसको प्रेजेंट में अपनाते हैं और फ्यूचर के लिए भी हम उसको बचा के रखते हैं। तो वही चीज़ें इसमें हम समझेंगे। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। इसमें सबसे पहले हम इंडिया जो इंडिपेंडेंस से पहले के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एंड form an idea of the various considerations that shape India's post-independence development strategy। मेनली हम जो इसमें जो पहले जो इंडिपेंडेंस से पहले की जो चीज़ें थी, उसके बाद आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आगे की स्ट्रेटेजी हमने जो अपनाई या अपनाई जाएगी, उस तरीके के बारे में हम जानेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे economy is not just of current making, it has its root steeped in the history। अब मेनली जो हम प्रेजेंट में आज जो इकोनॉमी हम देख रहे हैं, इसकी जो मेन जो कि मतलब एक तरीके से जो इसके रूट्स जो जड़ें बो दी गई थी वो पास्ट में ही बो दी गई थी, ताकि क्या बोलते हैं आज जो हम उसका खा भी रहे एक तरीके से। तो मेनली आप समझिए कि जो हमारी रूट्स है, हमारे जो मेनली हम जिस पे डिपेंडेंट है, आपको पता ही है जैसे कि एग्रीकल्चर मेनली, तो वही हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनाई अच्छे से, और आज भी हम फ्यूचर भी इस पर ही डिपेंड है। पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries बिफोर। बल्कि हम मतलब उतरे उस इकोनॉमी के बारे में जानेंगे जो कि 200 साल जो हमारे पर राज किया गया है ब्रिटिश रूल ने, उसके बारे में। और जो फाइनली जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब जो इनका जो मेनली जो ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिशर्स थे, इनका जो एक तरीके से जो पर्पस था यहाँ पर आने का in India was to reduce the country to being a raw material supplier for the Great Britain। मेनली इनका यहाँ पर आने का पर्पस एक ही यही था कि यहाँ इंडिया को एक रॉ मटेरियल कंट्री बनाई जाए, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल आपका इंग्लैंड जाए और वहाँ से फिनिश गुड्स इंडिया आए ओवन रैपिडली, expanding modern industrial base and understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of the development which the Indian economy has been able to
attain over the last 7.5 decades। अब मेनली क्या है कि इसमें जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस अपना वहाँ पर स्ट्रक्चर किया, खड़ा किया, और हमारे जो इंडिया को हम वो समझेंगे जो हमारे यहाँ पर जो हमारे नेचर को एक्सप्लॉइटिव किया इन्होंने, जो हमारे रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ख़राब हुए इस तरीके से जो हमारे नेचर के साथ। तो एक तो वो चीज़ें असेसमेंट करेंगे उसका, और साथ साथ अभी जो करंटली इंडिया जो 7 डिकेड्स में हमने जो तरक्की पाई है उस चीज़ के बारे में तो आगे हम बात करेंगे। बट जो सबसे अभी जो कॉलोनियल रूल में जो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हुआ उसके बारे में हम अभी जानेंगे। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। उस टाइम जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी बिल्कुल लो लेवल की थी, ठीक है। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडिया काफ़ी एक अच्छी इकोनॉमी मानी जाती थी। दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। उस टाइम ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे मोस्टली लोग, ठीक है। येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से एक्टिविटीज़ होती थी। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैंडीक्राफ्ट आपको देखने को मिलती थी उस टाइम, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, साथ साथ कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल काफ़ी अच्छा था यहाँ का। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क बहुत अच्छा था। मेटल मतलब आपका जो एक तरीके का बर्तन वगैरह लगा लो, ठीक है। प्रीशियस स्टोन जो आपके हीरे जवाहरात वगैरह बनाने वाले काफ़ी अच्छे थे। दिस प्रोडक्ट enjoyed a worldwide market based on the reputation of fine quality। अब मेनली क्या है कि जो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड थी, मांग थी, और काफ़ी ज़्यादा फेमस थी क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी काफ़ी फाइन थी, ठीक है। और जो मटेरियल यूज़ होता था काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का होता था, और जो क्राफ्टमैनशिप थे काफ़ी वो बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब क्राफ्टमैन भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो कि इसको एक्सपोर्ट करता था। The economic policy pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and the promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy। जो ये आपके ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इस तरीके से यहाँ हमारी इंडियन इकोनॉमी के रूल्स वगैरह बनाए जिससे कि उनके जो ब्रिटिशर्स के जो आपके इंटरेस्ट थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके जो फैक्ट्रीज वगैरह थे उनका प्रमोशन होते रहे, ठीक है। वो आगे बढ़ते रहे, ना कि हमारी इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़े, ठीक है। इनका मेनली यही था। सच पॉलिसीज़ ब्रॉट अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इसी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक चेंजेस हुए हमारी इकोनॉमी में, एक इंडिया की इकोनॉमी में। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इसका एक तरीके से जो हम पहले जो इतना कुछ हम देते थे आपका, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, जैसे कि प्रीशियस स्टोन वगैरह जो मटेरियल थे, टेक्सटाइल कॉटन वगैरह इतना अच्छा था, वो अब हमारा इंडिया वो ना जाकर अब हम किस पर डिपेंड हो गए थे, रॉ मटेरियल। एक रॉ मटेरियल कंट्री सप्लायर बन के रह गई थी, कहाँ के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए। और ब्रिटेन जो कि वहाँ से एक सिर्फ फिनिश गुड्स लाकर इंडिया को एक मार्केट बना दिया था जिससे कि उसकी अच्छी खासी इनकम होती थी। ऑब्वियसली द colonial government never made any sincere attempt to estimate national and per capita income। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि इंडिया में कितनी नेशनल इनकम हो रही है और पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है, लोगों की मतलब कमाई
या देश की कमाई कितनी हो रही है, कभी भी इन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। बट क्या हुआ कि सम इंडिविजुअल अटैम्प्ट विच वर मेड टू मेजर Some individual attempts which were made to measure such income yielded conflicting and the consistent result. बट कुछ जो इंडिविजुअल थे उन्होंने कोशिश की कि इसको मेज़र किया जाए, बट उनमें काफ़ी डिफरेंसेस वगैरह भी देखने को मिले। इनमें जो ये मेज़र करने वाले लोग थे, जो एस्टिमेटर थे, इसमें दादा भाई नौरोजी थे, विलियम डिग्बी थे, फंडले शिरस थे, VKRB राव थे एंड RC देसाई थे। इट वाज राव, एक राव थे जो हुज एस्टीमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ये इनकी थोड़ी बहुत मानी गई कि हाँ इन्होंने ठीक तरीके से मेज़र किया है। मोस्ट स्टडी डिड find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%। इसमें एक तरीके से ये बताया गया जो कंट्री का एक तरीके से एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था वो 2% से भी कम था, ठीक है, विद द मेगर हाफ परसेंट ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। और जो पर कैपिटा इनकम थी जो हाफ थी, काफ़ी ज़्यादा हाफ पर ईयर, तो ये लगभग ना के बराबर थी। अब उस टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर किस टाइप का था इंडिया का, वो जानेंगे। इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रीग्रेरियन। मेनली क्या है, जो इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के टाइम, कॉलोनियल रूल के टाइम, वो एक तरीके से अनाज पर ही डिपेंड थी, ठीक है। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव मोस्टली इन विलेज, जो कि 85% पॉपुलेशन थी गांव में रहने वाली थी, ठीक है। एंड डिराइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जो कि 85% लोग गांव में रहने वाले, इनका जो खाना पीना जो पोषण होता था सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होकर होता था। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन द एग्रीकल्चर sector continued to experience stagnation and not frequently unusual deterioration. Agriculture productivity become low, though in the absolute term। मेनली क्या है कि इस पर तो ये डिपेंडेंट सही थे, बट क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो थी, ठीक है। सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर द कल्टीवेशन, कुछ कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाने के बाद भी द स्टेगनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉस्ट मेनली बिकॉज ऑफ द वेरी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब कुछ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ जो पॉलिसीज़ वगैरह लैंड सेटलमेंट जो कुछ बताए गए थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर पर, ठीक है। कुछ आगे इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, बताते हैं आगे जाकर। लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट particularly under the zamindar system which was implemented in the then Bengal presidency, comprising of the part of India's present day eastern state। अब जो सबसे पहले जो जमींदारी सिस्टम लाए गए थे ये बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल वेस्ट बंगाल के आसपास लाए गए थे, ठीक है, जो कि ईस्टर्न स्टेट है जो इंडिया का प्रेजेंट में। द प्रॉफिट अकरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर। जो आपका किसान होता था, जो भी उसका
प्रॉफिट होता था आपका खेती का, वो सारा का सारा जो जमींदार ले लेता था, ठीक है। However, a considerable number of the zamindar and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. इस जमींदार व्यवस्था तो इन्होंने लागू कर दी थी काफ़ी ज़्यादा, बट जो इम्प्रूवमेंट थी एग्रीकल्चर की ये बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। Interest of zamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivator. चाहे जैसी भी कंडीशन हो कल्टीवेटर की, किसान की, बट जमींदार को वहाँ से रेवेन्यू लेना ही होता था। दिस कॉस्ट इमेंस मिसरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ज़बरदस्ती की वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल टेंशन स्टार्ट हो गई आगे जाकर। To a very great extent, the term of the revenue settlement were also responsible for the zamindar adopting such as the attitude। इसी तरीके से चलते हुए जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ जमींदार होता था, ठीक है। adopting the such attitude date for the depositing specified sum of the revenue were fixed। जो डेट होती थी रेवेन्यू जमा कराने की वो एक बिल्कुल फिक्स होती थी, ठीक है। फेलिंग, अगर वो फेल होता था रेवेन्यू जमा कराने में, विच द जमींदार बस वर टू लॉस देयर राइट। उसके बाद अगर जो जमींदार जो होता था अगर वो जमा कराने में नाकामयाब हुआ तो वो अपने जो राइट्स थे उनके हाथ धो बैठा था, मतलब नौकरी नाकरी से निकाल देते एक तरीके से। बिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ जो लो लेवल की टेक्नोलॉजी, लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ना पानी होना, एंड द नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और ना खाद होना, ऑल एडेड द एग्रीवेट द लाइट of the farmer and the contribute to the dismal level of the agriculture productivity। ना ढंग से इरिगेशन फैसिलिटी, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कुछ, और ऊपर से जो आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था और ना ही कोई खाद। इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो माइनस में जाती जा रही थी। There was, of course, some evidence of the relatively higher yield of cash crop in certain area of the country due to commercialization of agriculture। अब मेनली क्या है, कुछ एरिया में जो थे कैश क्रॉप उगाना जाना शुरू हो गया क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था। आगे देखिएगा इसमें, but this could hardly help farmer in improving their economic condition as। पर इसकी वजह से भी कोई फार्मिंग पर और जो फार्मर्स थे इन पर कोई खास मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचा इनको। इंस्टेड ऑफ द प्रोड्यूस क्रॉप, अब क्या हुआ कि जो पहले जो दूसरी क्रॉप उगाते थे अब उसकी जगह जो ये फूड क्रॉप, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। जो कि पहले ये फूड क्रॉप्स उगाया करते थे अब ये प्रोड्यूस करने लगे कैश क्रॉप, विच वर भी टू बी अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिशर इंडस्ट्रीज बैक होम। जो कि जो ब्रिटिशर उगाते थे या मतलब उगवाते थे जो किसानों से, और ये अपने बैक होम मतलब इंग्लैंड भेज देते थे। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, इसकी थोड़ा सा मतलब एक जो इरिगेशन पर थोड़ा सा तो प्रोग्रेस हुआ था, ठीक है। इंडिया एग्रीकल्चर वाज स्टार्व ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन अ टेरेसिंग, flood control, drainage, and the dieselization of soil, while a small section of the farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop। थोड़ा सा चेंज होने के बाद जो कि पैटर्न चेंज किया हमारे फार्मर्स ने, अब फूड क्रॉप से ये कमर्शियल क्रॉप की तरफ चले गए। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द टेनेंट्स small farmer and the
sharecropper, neither had source and technology nor had incentive to invest in agriculture. अब जो एक तरीके से जो कमर्शियल ही क्रॉप उगाई इनके लिए ऑप्शन था, इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इनके पास ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही इंसेंटिव था, ना कुछ भी, मतलब इनको कुछ मिलता ही नहीं था। एक तरीके से ये सिर्फ एक तरीके से अंग्रेज़ों के लिए ही ये काम कर रहे थे। आगे इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी उल्टा ही प्रभाव पड़ा था। एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो, इसी तरीके से एग्रीकल्चर के साथ साथ इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुड नॉट डेवलप। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया था वो भी डेवलप नहीं हुआ। A sound industrial base under the colonial rule, even a country's world famous handicraft industry declined। जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको देखने को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देखने को मिलती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका भी नुकसान हो गया था। नो कोरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउ, कोई भी नई इंडस्ट्री खोलने के लिए कोई बेस ही नहीं था। टू कम टू टेक प्राइड टू प्लेस सो लॉन्ग enjoy बाय द फॉर्मर, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का बिहाइंड द दिस पॉलिसी ऑफ द सिस्टमेटिकली डिसेंट्रलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड। मेनली फोकस यही था कि जो इंडिया का जो आपका तरीके से औद्योगिकरण है वो एक तरीके से ख़त्म किया जाए। ठीक है, द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस टू इंडिया द स्टेटस ऑफ द मेयर एक्सपोर्टर। मेनली इंडिया का जो एक तरीके का जो स्टेटस था एक्सपोर्टर का वो ख़त्म करना था इनका मेनली, और इनको इम्पोर्टर बनाना था इंडिया को, किसका, रॉ मटेरियल का, फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्री लग रही थी उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए एक तरीके से इनको एक कंट्री चाहिए थी, जो इंडिया को इन्होंने बना दिया था। सेकेंड, टू टर्न इंडिया इनटू ए स्पर्लिंग मार्केट फॉर द finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to maximum advantage। अब मेनली इन्होंने रॉ मटेरियल कंट्री तो बना ही दिया था, कोशिश इन्होंने ये भी की साथ में कि जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आए वो भी इंडिया में भी खपाए जाए, मतलब कि उनको वो सामानों को इंडिया में ही बेचा जाए, देयर होम कंट्री ब्रिटेन। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market। अब मेनली क्या है कि इंडिया में जो एक तरीके से इनका सिनेरियो था, तरीका था कि जो इंडिया में जो इंडिजियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री थी, उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और ख़त्म होने के बाद एक तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट से काफ़ी ज़्यादा एक तो परेशानी हुई, और साथ साथ उनके जो बाहर से इन्होंने जो अपने बनाते थे जो फैक्ट्रीज़ में सामान, वो काफ़ी सस्ते होते थे जो इंडिया के जो क्राफ्टमैन के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन में, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई, विच वाज नाउ दी प्रोवाइड of the supply of locally made goods। This demand was profitably met by the increasing import of cheap manufactured goods from Britain। अब मेनली यही हुआ कि उन्होंने कोशिश की कि जो सस्ता सामान वहाँ से उठाकर इंडिया में बेचा जाए महंगे दामों पर। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू टेक रूट इन इंडिया। थोड़ी सी मॉडर्न इंडस्ट्री की जड़ें उगने लग गई, बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। बट जो प्रोग्रेस थी काफ़ी कम थी, स्लो थी। इनिशियली द डेवलपमेंट वाज कॉन्फाइंड टू बी सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल। अब मेनली क्या है कि सबसे पहले शुरुआत जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स लगना शुरू हुई।
द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस की जो थी मेनली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर थी इंडियंस की जो फैक्ट्रियाँ थी, नेमली महाराष्ट्र और गुजरात में। वाइल द जूट मिल डोमिनेटेड बाय द फॉरनर, और जो फॉरनर्स की मिल्स थी वो थी वर मेनली कंसनट्रेटेड इन बंगाल, जो कि बंगाल में थी। सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि आयरन एंड स्टील जो कि इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे लगना शुरू हो गई बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के। The Tata Iron and Steel Company (TISCO) was incorporated in 1907. A few other industries in the field of the sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. 1907 में टिस्को आ गई थी। उसके साथ साथ उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद शुगर मिल, सीमेंट, पेपर etc. उसके बाद आना शुरू हो गए। However, there were hardly any capital good industry to help promote their industrialization in India. इंडिया में हार्डली कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, मतलब कि कल पुर्जों के कारखाना, मतलब तरीके से कोई अगर सामान बनाने के लिए कोई पुर्जे वगैरह चाहिए तो कुछ भी नहीं था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स द इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग आर्टिकल। अब मेनली क्या है, मैंने जैसे एग्जांपल बताया, जैसे कोई चेयर बनाने के लिए जैसे कोई टूल्स बनते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, वो टूल्स बनाने के लिए मतलब कि यहाँ पर कोई कारखाना नहीं था जिससे कि आगे तरक्की कर सके। फॉर करेंट कंजम्पशन, ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हेयर। कुछ टाइम बाद कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग है लगना शुरू हुई यूनिट्स। There was no substitute to near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry. Furthermore, to growth rate of new industrial sector and its contribution to gross domestic product or gross value added remain very small. मेनली इस इंडिया में एक तरीके से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह जो थी, ग्रोथ रेट वगैरह न्यू इंडस्ट्री वगैरह तो थे पर ग्रोस कम थे, जिसका कंट्रीब्यूशन भी था, जिसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में था, जीडीपी में। आपने पहले भी पढ़ा है इसमें कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था काफ़ी ज़्यादा फेमस था पूरे वर्ल्ड वाइड, तो इसी वजह से इसकी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी कंट्रीब्यूशन होता था। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक of new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. मेनली क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इनका ज़्यादातर जो फोकस था अपने लिए ही था। ज़्यादातर कोशिश इन्होंने अपने जो जिससे फ़ायदा पहुंचता हो उसको बनाने में कोशिश की, जैसे कि रेलवे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए इन्होंने फोकस किया कि उसका ज़्यादातर मतलब कि बनाई जाए। जैसे था पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, बंदरगाह वगैरह एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इन्होंने कोशिश अपने लिए की जहाँ इनको फ़ायदा हो उन पर इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया। तो अभी फ़िलहाल हम इसी में रुकेंगे, आगे हम शुरुआत जो पार्ट 2 करेंगे इसमें फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। थैंक यू।